नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एफएनओ जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और गणपति बाप्पा मोरया। वाकई बाजार के लिए सारे विघ्नों को हरने वाला वो समय आ गया है और बाजार में जिस तरह की तेजी है, गणेश चतुर्थी की शुरुआत से पहले एक ऑस्पिशियस ओकेजन, एक शुभ मुहूर्त आपको बाजारों में भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। चलिए एक बार वेरी क्विकली बाजार के इस वक्त बड़े ट्रिगर्स को देख लेते हैं, बड़ी बातों को देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर और स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। तो बाजार इस वक्त आपको 17,500 के ऊपर 17,600 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 250 अंकों की कम से कम निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी आपको लगभग 650 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है। कल हमने देखा था एक बड़े गैप डाउन के बाद बाजार में एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी और वहां से आप फिर से अब 17,700 की तरफ लौटते हुए आज के दिन में देख रहे हैं। कल मार्केट हॉलिडे है, ये एक ट्रंकेटेड वीक है, सिर्फ 4 ही दिन होंगे इस बाजार में ट्रेड करने के लिए और आज दूसरे दिन आपको एक्सपायरी से पहले का भी ये ट्रेड कहना चाहिए आज देखने को मिल रहा है। तो लगभग 850 अंकों की तेजी आपको सेंसेक्स में दिख रही है। इस वक्त सबसे बड़ी तेजी आपको ऑटो स्टॉक्स, आईटी पैक में देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स कल भी हमने देखा था रिकवरी को लीड कर रहे थे, वजह बड़ी है, ऑटो नंबर्स आने हैं और ऑटो नंबर से पहले के ये ट्रेड आप देख रहे हैं बाजार में होते हुए। मारुति सुजुकी हो, इस वक्त टाटा मोटर्स हो, बजाज ऑटो हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सब में 2 से 4% की तेजी देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक हो, मेटल, रियलिटी, इन सभी स्पेसेस में आज एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तीसरी बड़ी बात यहाँ पर इंडिया विक्स जो अब लगभग 6% गिर गया है, लगभग 18.719 के नीचे चल रहा है। तो इंडिया विक्स पे भी नजर होगी और साथ ही नजर होगी जिस तरह के सेक्टोरल मूव आपको बाजार में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आज के हमारे एक्सपर्ट प्रशांत सावंत, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आज वो एफएनओ जंक्शन में हमें किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं। सबसे पहले तो प्रशांत, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की आपको भी। बाजार में तो वाकई इस तरह से लग रहा है कि कल जो शायद विघ्न सुबह के वक्त दिखाई दे रहे थे वो कहीं ना कहीं शायद गणपति बापा ने हर लिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त बाजार के लेवल्स को? क्या हम 17,700 17,800 की तैयारी कर रहे हैं? जी प्रियंका, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। हम एक फेस्टिव माहौल में हैं और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि कल जब सुबह हमने बात की तो मैंने कहा था कि निफ्टी फ्यूचर्स अगर हम 17,350 के ऊपर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है हमें एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। कल हम फ्यूचर्स में 350 के ऊपर क्लोज हो जाए और आज ही एक ही दिन में हमें करीबन 250 पॉइंट की मूव मिली है। मुझे लग रहा है कि अब एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है फ्यूचर्स लेवल में बात करूंगा, वो आ रहा है करीबन 17,680। तो आज अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो भी मेरी ये सलाह होगी, क्योंकि कल छुट्टी है और हमें 2 दिन ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स की रिस्क होती है जो कि काफी टर्बुलेंट है फिलहाल। तो मेरी ये सलाह होगी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम 17,680 690 के जोन में भी क्लोज होते तो भी एक बार इंडेक्स फ्यूचर्स क्लोज करके जाइए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स ओपन रखें और कोई विपरीत घटना हो तो गैप डाउन का नतीजा बहुत एडवर्स होता है। इसकी वजह आप अगर कॉल्स में कन्वर्ट करके कैरी करें तो फिर ज्यादा जस्टिफाइड होगा। ये मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी। ओवरनाइट फ्यूचर्स में लॉन्ग इंडेक्स पे नहीं रखना चाहूंगा। जहां तक सपोर्ट की बात है, अभी हम करीबन फ्यूचर्स में 17,610 के आसपास चल रहे हैं। जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 17,480 पोजिशनली और एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 17,540 के आसपास है। जैसे मैंने कहा, रेजिस्टेंस यहाँ से 70 पॉइंट दूर यानी 17,680 पे, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। इसी के सामने मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ वो थोड़ी रुकी हुई है और इसके जो अहम कंपोनेंट्स है फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड, ये डिसेंट तरीके से मूव कर रहे हैं, बट एक्सिस बैंक और एचडीएफसी थोड़े से थमे हुए हैं। मुझे लग रहा है अगर दोपहर के सत्र में ये भी साथ दे तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगा। अभी जो फ्यूचर्स लेवल है वो हम करीबन 39,100 यानी 39,100 के आसपास आए हुए हैं। जो रेजिस्टेंस हमें फेस करना है अभी नेक्स्ट वो है 39,240 का, यानी यहाँ से करीबन 140 पॉइंट दूर। इसके ऊपर हम क्लोज हो जाए और थर्सडे को उसके ऊपर अगर ओपन हो, मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट निकल जाएंगे 39,500 के लिए, इस एक्सपायरी के लिए। तो बैंक निफ्टी फिलहाल इस लेवल पे मुझे निफ्टी से ज्यादा बेटर लग रहा है। ओके, आपको बैंक निफ्टी इस वक्त स्ट्रांग दिख रहा है निफ्टी से एज कंपेरेटिव। तो प्रशांत, अगर आप यहाँ पर आपने कॉशियस व्यू तो अपना शेयर किया, लेकिन आप ट्रेड कैसे करें? क्या कोई हेड स्ट्रैटेजी बनाकर चले इंडेक्स पर? बैंक निफ्टी के लिए भी और निफ्टी के लिए भी, दोनों इंडेक्स के लिए एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस करें। तो प्रियंका, मुझे लग रहा है कि जहां तक निफ्टी की बात है तो मैं ये जो ट्रेंड चल रहा है इसी के साथ रहना चाहूंगा। बट अगर मैं इस एक्सपायरी की कॉल लूं उसमें रिस्क बहुत बड़ी हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर मैं अभी देखूं कि 17,500 की भी जो कॉल चल रही है
करीबन 125 के आसपास वो चल रही है। अगर हम गुरुवार को यहाँ से 50 पॉइंट भी नीचे ओपन हो जाए तो ये पूरा जो प्रीमियम है वो इरोड हो जाएगा। इसीलिए मैं ये करना चाहूंगा कि जो 17,600 की जो मंथली कॉल है निफ्टी की, जो करीबन अभी चल रही है 330 के आसपास, मैं इसको ओवरनाइट कैरी करना चाहूंगा अगर मुझे फ्यूचर्स नहीं ले जाने तो। और इसके लिए जो मेरा एक स्टॉप लॉस होगा, अब ये 330 के आसपास चल रही है, मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 275 का, यानी मेरी रिस्क हो गई 60 पॉइंट की खाली। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो फर्स्ट टारगेट ही मैं देख रहा हूँ 480, यानी यहाँ से 150 पॉइंट का रिवॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस कॉल में मैं निफ्टी को ट्रेड करना चाहूंगा, वजह इसके कि ओवरनाइट फ्यूचर्स ले जाऊं। तो 17,600 की आप कॉल खरीद कर जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या हेज कर रहे हैं? क्या क्या आप ऊपर की कॉल को बेचना भी चाहते हैं प्रशांत? जी फिलहाल मैं नहीं बेचना चाहूंगा, और जैसा मैंने कहा अगर हम 680 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं नेकेड ऑप्शन ही रखूं, क्योंकि ये मंथली ऑप्शन है। अभी सितंबर का महीना शुरू भी कल से होगा, तो काफी वक्त है हमारे पास। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर हम 100 पॉइंट भी गैप डाउन हो तो इसमें कोई बड़ा इंपैक्ट आएगा। हम डेफिनेटली 30-40 पॉइंट के रिस्क पे एग्जिट हो सकते हैं थर्सडे को भी। तो मैं इसको फिलहाल नेकेड रखना चाहूंगा, और अगर हम सिर्फ आज दोपहर को सेलिंग आए तो मैं ये पोजीशन नहीं ले जाऊंगा। और जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने फ्यूचर्स भी जो है वो बुक आउट करके सिर्फ विदाउट एनी पोजीशन ऑन द इंडेक्स जाना चाहूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक बार स्टॉक्स भी देख लेता है कि आज कहाँ कहाँ आपको तेजी दिख रही है। चलिए, लॉन्ग बिल्टअप आपको कहाँ दिख रहा है और जहाँ तेजी के मौके ज्यादा तेज होंगे, ये भी एक बार प्रशांत से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रशांत, आज इंडिया सीमेंट, पेज इंडस्ट्री, डीएलएफ, कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं रडार पर जहां पर आपको तेजी दिख रही है, लेकिन क्या लग रहा है, बैंक्स पर एक बेटर बेट होगी अगर यहां से लॉन्ग टर्म के कुछ ट्रेड्स लिए जाएं, आइडेंटिफाई, अगर हम स्टॉक वाइज ट्रेड्स दें अपने व्यूअर्स को? प्रियंका, सबसे पहली बात, आपने जो बिल्कुल पहला ही नाम लिया है वही सेक्टर मेरे रडार में है। मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ आ रही है यहाँ का, जो सीमेंट सेक्टर, यहाँ का जो टॉप परफॉर्मर है वो अल्ट्राटेक भी मुझे लग रहा है काफी अच्छी मूव के लिए रेडी है। और जो आपने नाम लिया इंडिया सीमेंट, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव कर रहा है, तो बिल्कुल इसमें हम लॉन्ग रह सकते हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, तो अगर ये मुझे 225 के जोन तक मिल जाए तो मैं डेफिनेटली इसको बाय करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो करीबन 205 का होगा, और मैं इसको होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 260 टू 265। काफी दिनों बाद इस स्टॉक में अच्छी मूव आई है, ओवरऑल सेक्टर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और अगर मैं इसके सामने बैंक्स को देखूं तो एक बैंक जो डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि पॉपिंग आउट ऑफ जो चार्ट हो रहा है मेरे लिए, वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। ये करीबन अब 865 के जोन पे है। इसको एक रेजिस्टेंस है जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग थी 870 की। तो ये स्टॉक अगर आज 870 के ऊपर हम 2 पॉइंट देंगे, 872 के ऊपर अगर स्पॉट क्लोज हो जाए तो मैं डेफिनेटली इसमें स्ट्रॉन्गली बाय रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 855 पे 855, यानी 17 पॉइंट मेरी रिस्क होगी। और मेरा स्ट्रेट टारगेट इसमें बन के आ रहा है 915 का। तो जस्ट मैं दोपहर के लिए वेट करूंगा, क्लोज अबाउ 872, इसको बाय करके 855 स्टॉप लॉस, टारगेट 915। 915 के टारगेट के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक कैश में खरीदारी कर सकते हैं। ये लॉन्ग साइड के कुछ ट्रेड्स हैं जो प्रशांत को पसंद आ रहे हैं। प्रशांत, आपने अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी एक बार अपना टारगेट दोहराएंगे? जी प्रियंका, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी मूव के बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, अब फिर से ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी लग रहा है मुझे। और करीबन अभी ये काम कर रहा है 6,650 के जोन में, तो मैं इसको स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा जो कि आज का लो बनाए, यानी करीबन 6,550 के जोन में। टारगेट में इसको रखूंगा कम से कम 6,900 से लेके 6,950, तो करीबन 100 पॉइंट की रिस्क होगी, और कम से कम 250 से 300 पॉइंट का रिवॉर्ड होगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है। और अगर मैं इसके आवरली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो एक बहुत डिसेंट कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मैं इस ब्रेकआउट पे यकीन रख के डेफिनेटली लॉन्ग जाना चाहूंगा। 6900 तक का टारगेट आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पर दिखता है, और आप यहाँ एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये दो स्पेसेस, बैंकिंग और सीमेंट, ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है प्रशांत को इस वक्त यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप करने के लिए। लेकिन प्रशांत, आज हमने देखा आईटी पैक में भी एक बाउंस बैक दिख रहा है। क्या ये बाउंस बैक सस्टेन करेंगे? आईटी पैक के बाउंस बैक पे तो सही में बहुत बड़ा सवाल हर दिन दिखता है, लेकिन क्या आप आईटी पैक से कुछ चूज करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि लेट्स जस्ट अवॉइड दिस सेक्टर? प्रियंका, डेफिनेटली फ्रंट लाइनर्स टोटली अवॉइड। और अगर एक स्टॉक मुझे सिर्फ इसलिए कि रिस्क कम है अगर मैं लेना चाहूँ तो वो होगा बिरला सॉफ्ट। फिर भी मैं कहूंगा नॉट वेरी कन्विंस्ड, अगर ये 325 क्रॉस कर जाए तो कन्विक्शन आ जाएगा। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछो तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये मूव
और 1 या 2 दिन अगर चल जाए तो मैं डेफिनेटली इसको ट्रस्ट करके जाऊंगा। आज सिर्फ एक बाउंस आया है बहुत बड़ी बिकवाली के बाद, तो फर्स्ट बाउंस में थोड़ा अवॉइड करूंगा। बिरला सॉफ्ट में हम देखते भी हैं ऑन एंड ऑफ आपको वहाँ थोड़े फिर भी ओपन इंटरेस्ट में एडिशन दिखता है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। इसके अलावा जो दूसरे आज स्टॉक्स आप रडार पर आ रहे हैं बाय साइड के, उसमें केमिकल स्टॉक कल हमने देखा था कि सेकंड हाफ में भी क्लोजिंग के वक्त भी एसआरएफ, चंबल फर्टिलाइजर जैसे काउंटर्स तेज हो गए थे प्रशांत। एसआरएफ में आज भी अच्छा प्राइस गेन है, 4% का मूवमेंट है। क्या ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि यहाँ से प्लस किया जा पाए? जी बिल्कुल प्रियंका, एसआरएफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। और इनफैक्ट एक चीज नोटिस करना चाहूंगा और दर्शकों को नोटिस करवाना चाहूंगा, वो ये है कि अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम देखूं, प्राइस ऊपर आ रही है यानी डेफिनेटली प्राइस मुझे दिखा रही है कि बाइंग हो रही है। बट वो हमेशा अगर वॉल्यूम के साथ सपोर्ट हो तो बहुत हाई कन्विक्शन बाय हो जाता है। तो अगर आप अभी तक का डेली चार्ट पे वॉल्यूम देखो स्पॉट पे, तो ये पिछले कम से कम 10 दिनों के पूरे दिन के कारोबार से ज्यादा हो चुका है और आज सिर्फ आधे दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है। तो बहुत स्ट्रांग बाइंग विद वॉल्यूम है। तो डेफिनेटली 2516 के जोन में ये कामकाज कर रहा है। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है करीबन एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हो तो 2450 का, थोड़ा सा और एग्रेसिव रखना चाहते हो तो आप 2475 2480 के जोन में भी रख सकते हो। और टारगेट मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली 2600 के लेवल के लिए तैयार है। तो उस टारगेट के लिए हम इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2600 के लेवल के लिए आप एसआरएफ में यहाँ बाइंग करेंगे, लेकिन इस बीच क्या कहीं और अगर आप प्रशांत यहाँ कह रहे हैं कि थोड़े ओवरनाइट रिस्क रह सकते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट्स कल बंद होंगी, हमें 2 दिन का यूएस का मार्केट डाइजेस्ट करना होगा अब थर्सडे को जब हम वापस लौटेंगे, तो क्या इस बीच थोड़ी सी हेज स्ट्रैटेजी रख के जाया जाए? कौन सा सेक्टर है इस वक्त आपको जहाँ लग रहा है कि थोड़ी शॉर्ट पोजिशन भी बिल्ट होती हुई दिख रही है जिनमें? तो प्रियंका, मुझे जो एक स्टॉक लग रहा है जो काफी वक्त से एक बहुत बड़ी गैप के साथ स्ट्रगल कर रहा है, वो है कोटक बैंक। और क्योंकि मेरे बाकी बैंक्स में लॉन्ग पोजीशन है, जैसे कि वो इंडसइंड बैंक हो या आईसीआईसीआई हो, तो मुझे लग रहा है कि हम एक हेज के हिसाब से आज दोपहर के सत्र में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कोटक को शॉर्ट करके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 1920 के जस्ट ऊपर या 1915 के ऊपर। ये जोन मुझे लग रहा है कोटक के लिए एक मेक और ब्रेक जोन है। इसके ऊपर अगर ये निकल जाए, बाकी दोनों बैंक जो है यानी इंडसइंड एंड आईसीआईसीआई तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखाएंगे। और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करके ये कंफर्म कर देगा कि कोटक बैंक भी शायद बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ओवरऑल कोटक बैंक को मैं शॉर्ट रखना चाहूंगा और बाकी इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग रखना चाहूंगा। वेरी गुड हेड स्ट्रैटेजी, यानी आप ऐसे बैंक को प्लस कर रहे हैं लेकिन आप कोटक बैंक को यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं कि अगर सबसे पहले मार पड़ती है तो इन सेक्टर्स पर, हाई बीटा सेक्टर्स पे पड़ती है, यानी बैंकिंग सेक्टर पे पड़ती है। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस पिछले कई महीनों से दिखाई है और ऑटो नंबर से पहले आज भी आपको जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, क्या लग रहा है कि ये प्ले ऑन न्यूज हो गया है या यहाँ से अब भी कोई लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है? क्योंकि जब हम थर्सडे को लौटेंगे तो शायद ऑटो नंबर्स भी सामने होंगे। तो प्रियंका, डेफिनेटली ऐसा कहा जाता है कि प्राइस ऑलवेज शोज द फ्यूचर। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति, ये दोनों ही स्टॉक्स अपने महिंद्रा आउट परफॉर्मर काफी महीनों से रहा है, बट मारुति हर बार इस लेवल से टर्न हुआ है। अगर मारुति इस लेवल पे सस्टेन करे और आज अगर हम 9150 के ऊपर स्पॉट में क्लोज कर जाए तो मुझे लग रहा है मारुति काफी स्ट्रांग होगा और इसको हम एक करीबन 8990 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से कैरी कर सकते हैं। क्योंकि यहां से अगर ये स्टॉक पिक हो जाए तो ये 100-150 पॉइंट नहीं, कम से कम 9500 तक जाएगा। तो ये स्टॉक मुझे रिस्क रिवॉर्ड से अच्छा लग रहा है। जो नेक्स्ट ऑटो पिक मेरा होगा, जो कि काफी दिनों से एक जोन में अटका हुआ है, वो है टाटा मोटर्स। और हर बार ये 480 490 इस जोन से रिवर्स होते आ रहा है। तो मैं इसमें भी वेट करूंगा कि अगर ये अभी जो 465 के आसपास काम कर रहा है, ये अगर 470 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मैं थर्सडे मॉर्निंग मेरा फर्स्ट पिक डेफिनेटली टाटा मोटर्स होगा और मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस जस्ट एट 460 फॉर अ टारगेट अराउंड 500। ठीक है, तो टाटा मोटर्स आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखता है। एक बार एक खास स्टॉक प्रशांत जिसने वाकई सरप्राइज किया, इसे एक महीने में भी 47% तक का रिटर्न दिया है। रीजन उसके बहुत सारे थे, क्योंकि टेलीकॉम एंसिलरी से जुड़ा हुआ स्पेस है, 5G रोल आउट का ट्रिगर था और कई तरह के रिफॉर्म्स स्पेस में थे और जिसके चलते नेल्को जैसे स्टॉक में हमने देखा कि बड़ी तेजी बनी है। कितनी बड़ी तेजी बनी है और कितने रिटर्न्स इसने इन्वेस्टर्स को दिए? खास रिसर्च, इसके मल्टी बैगर होने के क्या ट्रिगर्स रहे हैं, ये सब लेकर आए हैं शरद। एक बार वो पहले व्यूअर्स को दिखा देते हैं।
नेल्को का आप एक बार वो रिसर्च भी लेकर आएंगे, हम शरद का लिंक लेकर आएंगे प्रशांत, लेकिन इस स्टॉक में अभी फिलहाल आपकी क्या रिकमेंडेशन है? एक स्टॉक जो एक महीने में 47% का रिटर्न दे चुका हो, क्या थोड़ा थक सकता है आगे? चार्ट्स क्या कहते हैं, क्या यहाँ से भी एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए? का एक चीज जो मुझे बहुत क्लियर दिख रही है इस स्टॉक में, वो ये है कि इसमें जो मूव आई है वो इससे प्राइस के साथ सपोर्ट करके आई है। आज एक इमोशनल गैप ओवर ए सर्किट पे लगा हुआ है। तो फर्स्ट सजेशन मेरा एक डेफिनेटली होगा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया है तो आप उसको थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए। तो जिनके पास पोजीशन हो, एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। वजह बहुत सिंपल है, एक अहम राउंड नंबर रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं 1000, जहां पे इमोशनल एक्टिविटी हो सकती है, उसके बहुत नजदीक हम आ चुके हैं। और भले ही हम सर्किट पे तो एटलीस्ट 25% बुक कर लेंगे, बाकी पोजीशन बिल्कुल हम होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग इस लेवल पे बिल्कुल मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। ठीक है, आप फ्रेश बाइंग इस लेवल पर नहीं देंगे, और वाकई जिस तरह से स्टॉक चला है, काफी मूव दे चुका है, रिवॉर्ड कर चुका है, एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जिन्होंने लोअर लेवल्स पे खरीदा था, यहां से आप इन्हें रेकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, हम वो खास रिसर्च भी लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच में कुछ दूसरे और जो स्टॉक्स को हम देखें जहां अच्छे शॉर्ट कवरिंग के मूव बने हुए हैं, उसमें L&T हाउसिंग फाइनेंस, इसे आप कैसे देखते हैं प्रशांत? हमने देखा था परसों तरसों भी, ये आई थिंक लास्ट वीक इसने एक बड़ी मूव तो दिखाई दी, और ये स्टॉक भी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, कुछ खास चला नहीं है। क्या ये अब चलने के लिए तैयार है? और फिर का ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस के नजदीक आया है, और कल और आज में वॉल्यूम्स भी थोड़े डिक्रीज हुए। तो यहाँ मेरा ये सजेशन होगा कि हमें थोड़ा क्लोजली ट्रेल करना चाहिए। अब ये 408 चल रहा है, तो मैं बहुत नजदीक यानी 404 403 के जोन में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखूंगा। फ्रेश बाइंग में यहाँ नहीं बाय करूंगा। या तो 420 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे दे, क्लोज हो जाए तब, या फिर ये 400 के जितना नजदीक आए तभी। तो इस लेवल पे सिर्फ एक ही सजेशन होगी, क्लोजली ट्रेल कीजिए। 403 404 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। L&T फाइनेंस, जी ठीक है, चलिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, और इस पर एक व्यू प्रशांत हमें दे रहे थे, लेकिन इस बीच चलिए नेल्को की वो रिसर्च लेकर आते हैं। शरद ने कुछ खास रिपोर्ट कंपाइल किया है, एक बार पहले वो देखते हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप का जो है ये एक रतन है स्टॉक, और नेल्को के स्टॉक रिएक्शन भी देखिए, एक महीने में 40% के ऊपर आई है, और जब 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी तब से लेके अब तक जो है स्टॉक 5 गुना भाग चुका है। तो ऑफकोर्स ये तो ग्रोथ की बात हुई, लेकिन जो अभी ज़ोरदार एक्शन पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, पिछले 3 सेशन में लगभग 25% स्टॉक जो है ऊपर चढ़ चुका है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि इंटेलसाट के साथ जो है उनका एक करार हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के लेके। इसका मतलब आप प्लेन में अगर बैठे हैं तो आप जो है इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं, और उसके कारण जो है ये कनेक्टिविटी जो है ये देखने मिल सकती है। अब ऐलान के बाद जो है स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है, लेकिन एक चीज़ समझ लेते हैं कि नेल्को करती क्या है। तो नेल्को जो है आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो तो वीसैट बोलते हैं उसमें डील करती है। इसका मतलब फाइबर वाइबर नहीं लगता है, और सैटेलाइट से ही जो है डेटा कम्युनिकेशन होती है, और डेटा का जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट्स देखने मिल सकता है। तो ये इसके कारण नेल्को जो है फेमस है। और याद रखिए मरीन में और आप कह सकते हैं हवाई जहाज़ में इसको यूज़ पे भी लेते हैं। लेकिन इसके अहम ग्रोथ ड्राइवर का है, क्या रैली हो रहे हैं स्टॉक्स के, उस पर भी फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है सैटकॉम का कारोबार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ग्रोथ है, और रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अभी देश में सिर्फ 4 वीसैट के लाइसेंसेस दिए गए। इसका मतलब जो है बिजनेस में एक मोट बन जाता है, और आगे जाते हुए जो है एंटरप्राइज और IFMC जो सेगमेंट्स है वहाँ पे पकड़ मजबूत बनी है, मार्केट शेयर गेन्स देखने मिला है, और डिजिटल और एनालिटिकल सॉल्यूशंस पे भी आगे फोकस रहने वाला है। अब ये 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। पहले कंपनी सिर्फ इक्विपमेंट्स बनाती थी स्पेस के लिए, लेकिन उनकी जो एक आर्म थी जहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे सॉफ्टवेयर की, अब उसको भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद से री रेटिंग स्टॉक में देखने मिली है। और हाँ, याद रखिए विमान और शिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इनके यूजर्स रहे हैं। राइट, तो ये तो आपने कई सारे बड़े ट्रिगर्स बता दिए। यानी अब अगर हम थोड़ा और फंडामेंटल समझना चाहें तो शरद आपने हालांकि बहुत कुछ कवर कर लिया, लेकिन अगर क्या आंकड़े बताते हैं कितनी बड़ी और कितनी सॉलिड कंपनी है, किस तरह की इनकी स्ट्रेंथ और बैंडविड्थ को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें अपने व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, आंकड़ों पे फोकस करेंगे, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लगभग 27% का हिस्सा जो है इनका कुल वीसैट स्पेस में मार्केट
शेयर है। अगर रेवेन्यू वाइज देखें तो आप कह सकते हैं लगभग 30% का इनका मार्केट शेयर देखने मिला है और ये इंडस्ट्री का है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री लीडिंग फिगर्स हैं और वित्त साल 2023 के लिए जो मार्जिन गाइडेंस दिए हैं वो लगभग 20% का दिए हैं। अब FY22 में जो सैटेलाइट की बैंडविड्थ होती है उसमें भी 60% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। तो ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स पे भी अब फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप आय में जो है लगभग कह सकते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है। 220 करोड़ वित्त साल 2020 में था और FY22 में देखें तो इन आंकड़ा जो है 260 करोड़ के पार हो गया। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर देखने मिली है और मार्जिन्स में दो रीज़न है। ऑफकोर्स जो सप्लाई साइड इश्यूज चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर इश्यूज चल रहे हैं और लगभग आप कह सकते हैं 70% कंपोनेंट्स जो है बाहर से कंपनी जो इंपोर्ट करती है, तो उसके कारण जो है महंगाई के कारण मार्जिन्स में अभी भी दबाव पड़ा है। हालांकि डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अच्छी दे रही है कंपनी और ऑल अराउंड अब देखा जाए तो अब 15% से ज़्यादा जो है डिविडेंड जो है आप साल दर साल देखने जा रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी देखने मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ आ गए हैं, डिविडेंड आ गए, हालांकि मार्जिन्स में प्रेशर दबाव ज़रूर बना हुआ है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्ले होगा आगे जाते हुए, लेकिन याद रखिए निवेशकों ने जो है दर्शक की स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली जो है देखने मिली है, तो इस पे जो है ज़रूर कॉशियस रहिएगा। ठीक है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन शरद, ये सारी क्रूशल डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यानी अपनी सेक्टर में, अपने स्पेस में 30% मार्केट शेयर है कंपनी का, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है और बड़ी स्ट्रेंथ और बड़ी बैंडविड्थ है कंपनी के पास, जिसके चलते इन मजबूत फंडामेंटल के चलते एक मल्टी बैगर दिखा है। प्रशांत, ये तो हमने डिटेल्स नेल्को के बारे में समझ लिया। आपकी रिकमेंडेशन तो फिलहाल यहाँ ऐसे इन लेवल्स पर बाय करने की नहीं है, पर क्या आप हमारे लिए हमारे व्यूअर्स के लिए आज कोई खास स्टॉक्स लेकर आए हैं जो इस लेवल्स पर आपको अच्छे लग रहे हैं? जी प्रियंका, डेफिनेटली। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहला जो मेरा पिक होगा वो ऑप्शंस के जरिए होगा और वो होगा टाइटन 2600 यानी 2600 स्ट्राइक प्राइस की सितंबर की कॉल ऑप्शन, जो अभी करीबन 75 के आसपास है। इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 54 यानी 54 के स्टॉप लॉस से, और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 115 से लेके 120 का। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट पिक टाइटन को हम ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस महीने में टाइटन कम से कम 2700 से लेके 2725 के जोन तक जा सकता है, इसीलिए मैं ऑप्शंस के जरिए पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा जिसका FMCG स्टॉक, जो काफी वक्त से एक अंडर परफॉर्मर रहा है इस सेक्टर में, बट अभी इसकी एक बेस फॉर्मेशन हो चुकी है और शायद ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी है, वो है ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया को मैं स्टॉप लॉस रखूंगा बिलो 3675 यानी 3675 के नीचे। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये करीबन 3835 से लेके 3850 इस जोन तक जा सकता है। ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा। और नेक्स्ट पिक, जो लास्ट पिक है, वो भी मेरा FMCG से ही होगा, वो होगा गोदरेज कंज्यूमर, और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 905 के नीचे। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये 970 965 जोन तक जा सकता है। ठीक है, तो ये दो कैश की तो कॉल्स हैं। सिर्फ एक बार टाइटन का, क्योंकि आपने आई थिंक अभी नई ऐड करी तो हमारे डायरेक्टर साहब इसे बना नहीं पाए थे। टाइटन की आपने कौन सा स्ट्राइक की कॉल बताई, एक बार और दोहरा दें बस। 200 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन, 2600 सितंबर की कॉल ऑप्शन, और ये करीबन अब 75 चल रही है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 54 का। टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 115 से लेके 120 तक। 2600 की सितंबर की कॉल आपको टाइटन की खरीदनी है और ये दो कैश के स्टॉक्स हैं। आपका कोई डिस्क्लोजर? जी प्रियंका, टाइटन में पोजीशंस मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सारे स्टूडेंट्स से रेकमेंड किए हुए, ब्रिटानिया और गोदरेज कंज्यूमर में कोई पोजीशन नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज समय देने के लिए और ये सारी स्टॉक रिकमेंडेशन हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो ये खास रिकमेंडेशन प्रशांत हमारे लिए लेकर आए थे। FNO सेगमेंट में हमने कई सारे स्टॉक्स डिस्कस किए। बाजार इस वक्त तेजी के मूड में, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ से हेज्ड या फिर लाइट होकर जाना चाहिए, यही प्रशांत भी बता रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का US मार्केट्स का ट्रिगर हम डाइजेस्ट करेंगे थर्सडे को, जब हम वापस लौटेंगे 1 दिन की छुट्टी के बाद।